अब यहां पर यह कहा जा रहा है जल्दी से जल्दी शादी कर दो, बेटियों की जल्दी से जल्दी शादी कर दो। लड़कों के बारे में क्या सोचा है और लड़कियों के बारे में क्या आप तालिबानी होना चाहते हैं? क्या सोच रहे हैं आप? उनकी कच्ची उम्र में उनकी शादी कर दी जाए। जरा देखिए, शरीयत में शादी की उम्र के सिलसिले में आधार युवावस्था। युवावस्था कब? 15 साल या उससे ऊपर। मुस्लिम बेटियां पीछे क्यों? सवाल यह भी है। यहां पर अगर आप शादी पर ही पूरा फोकस कर देंगे और कहेंगे जैसे ही थोड़ी बड़ी होती है शादी कर दीजिए, तो वो क्या करेंगी? शिक्षित और अनपढ़ का अगर आप देखें तो मुसलमानों में जो दिखाई देता है 51.9% शिक्षित और अनपढ़ 48.1%। और अगर 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़े हैं तो फिर इसका हवाला देकर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए इस तबके में इतना पिछड़ापन है कि इसको बहुत ज्यादा सहारे और रिसोर्सेज की जरूरत है। अरे जब आप अपना रवैया ही ऐसा रखेंगे कि जहां बेटी बड़ी हो रही है उसकी फौरन से शादी कीजिए, आपके पास लाख रिसोर्सेज रहे हैं, क्या आपने उसको बढ़ने के लिए मौका दिया? 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आंकड़े तो आपने देख लिया और ये भी देख लिया कि उसमें असल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का हवाला देते हुए ये बोला है कि जैसे ही ये शुरू हो, मतलब उसका अगर वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के हिसाब से पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल लड़की एक्सपीरियंस करती है तो उसको मान लिया जाता है कि अब ये बालिग हो गई और अब ये शादी के लायक हो गई। सवाल यह है कि अगर इन परिभाषाओं के साथ, ऐसी मान्यताओं के साथ हम अपने समाज को आगे ले जाएंगे, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड कर लें कि हम एक देश हैं, भारतवर्ष हैं, हमारा एक नियम है, एक कानून है, या हम कहने को तो देश हैं, हम आपस में खांचों में बटे हुए हैं। जरूरत के हिसाब से संविधान सामने रख देते हैं, जरूरत के हिसाब से कोई दूसरी किताब सामने रख देते हैं। हमको यह तय करना पड़ेगा कि हम एक्चुअली चाहते क्या हैं। जरा देख लीजिए मुस्लिम बेटियां स्कूल में पीछे क्यों हैं। ड्रॉप आउट का अगर आप देखें 2014 में 70%, 2021 में ड्रॉप आउट, अगर स्कूल ड्रॉप आउट्स की आप बात करेंगे तो इसमें कमी आई है 30%। अब जब यहां पर यह ध्यान दिया जा रहा है कि आप ड्रॉप आउट कम से कम हो मुस्लिम बच्चियां, ये देखिए, तब वहां आप क्या फैसला करा रहे हैं कि आप कोएड के स्कूल में मत भेजिए। आप तमाम तरह की बंदिशें लगा के इंश्योर करना चाहते हैं कि इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशंस कर दिए जाएं कि अव्वल तो वो पढ़ पाए तो थोड़ा सा पढ़े, जल्दी से शादी कर दो। मुसलमान के बच्चे देखिए कितने अच्छे, जरा ये भी समझने की जरूरत है क्यों ऐसा है। यूपीएससी में मुस्लिम कैंडिडेट कुल 42.5%, परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे 42, 28 3.69%। ये 2020, 2019, 2017 और 2016 रिवर्स ऑर्डर में मैं आपको दिखा रहा हूं। 42 829 5%, 28 759 3.69%, 52 990 में से 5.25% और 50 1099 में से 4.55%। ये क्या दिखा रहा है? क्या इससे एक आपको नजरिया मिल रहा है और उस नजरिए के साथ आप अपने आप से यह सवाल पूछ रहे हैं कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए एक बार फिर से मेहमानों का रुख करता हूं। क्या ये सच्चाइयां, इनके बरक्स चीजें लोग देखने के लिए तैयार हैं? पहले अगर हम खुद लाइन ऑफ रेजिलियंस अपने लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस लाइन के आगे हम जा नहीं पा रहे हैं? फिर हम क्यों ये दोष देते हैं कि देखिए आज तक हम कितने पिछड़े हैं? जरा ये समझना चाहता हूं विनोद बंसल जी आपसे। दिनेश जी, देखिए बड़ी गंभीर बात आपने कही है। जो डाटा, जो आंकड़े आपने रखे हैं, वो आपके शुद्ध दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि कौन देश को बरगला रहा है और कौन अपने जो कम्युनिटी को जिहाद की तरफ ले जा रहा है। ये वास्तव में जो अपने भाजपा के प्रवक्ता जी ने, राकेश जी ने जो कही थी कि आखिरकार ये तालिबान ये स्थापित करना चाहते हैं भारत के अंदर, वो नहीं चलने वाला। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा, अब समय आ गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का। प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ एक कानून होना चाहिए। कानून की दो किताबें नहीं चल सकती। शरीयत और संविधान दोनों के बीच में से 36 का आंकड़ा है, मैं कहूंगा इस बात को। और कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक कह चुके, और कई बार जो है ना इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट्स हैं कि आखिरकार ये कानून के रूप में, कानून के नाम पर इसमें भेदभाव क्यों हो रहा है नागरिकों के साथ में। और ये भेदभाव का मुख्य जो जड़ है, जो कारण है, वो है ये इस्लामिक जिहादी शिक्षा जो मदरसों के द्वारा दी जा रही है और इस तरह की तथाकथित तंजीमें तो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। भारत सरकार को गंभीरता से इस बारे में प्रयास करना पड़ेगा। नहीं तो ये राकेश त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, भारत सरकार कब प्रयास करेगी, कब वो अमल, कब वो सिरे चढ़ेगा? जरा बात कर लीजिए राकेश त्रिपाठी जी से। या हम कब तक इस तरह की स्थितियों को और प्रोलॉन्ग होने देना चाहते हैं और फिर हम कहेंगे देखिए ऐसी बातें होती हैं? राकेश त्रिपाठी जी।
नहीं, एक एक करके समाधान कर रहे हैं दिनेश जी, आप विश्वास रखिए, उसका भी समाधान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने संकल्प पत्रों में कहा है, जो अपने घोषणा पत्रों में कहा है, हम उसको लागू करेंगे। हमने अनुच्छेद 370 के बारे में क्या कहा था, अनुच्छेद 35 के बारे में क्या कहा था, जो कहा था वो कर दिखाया। राम जन्मभूमि के संदर्भ में जो हमने अपनी आस्था व्यक्त की थी, जो हमने विचार व्यक्त किए थे, हम उसको अंजाम तक लेकर के गए हैं। आप निश्चिंत रहिए, कॉमन सिविल कोड को लेकर के भी जो कहा है उससे पीछे नहीं हटेंगे। एक एक करके समाधान कर रहे हैं, उसका भी समाधान होगा। शोएब जमई को लेकर के क्या ये रास्ता देश की बेहतरी की तरफ जाता है? हो जाते हैं। एक सेकंड, शोएब जमई साहब से एक सवाल मेरा केवल है। शोएब जमई साहब जब शरीयत की बात करते हैं कि शरीयत से लागू होना चाहिए, तो शरीयत पूरा क्यों नहीं लागू करने की बात करते हैं? भाई चोरी पर भी शरीयत लागू करिए ना। वहां कहते हैं इंडियन पेनल कोड लागू होगा, भारतीय दंड संहिता के तहत प्रावधान होगा। अरे भाई, जो तमाम सारे शरीयत कानून के तहत सऊदी अरब में पालन होता है, सारे पालन करने की बात करिए। केवल विवाह के संदर्भ में शरिया कानून चाहिए और बाकी सारे संदर्भ में हमें भारतीय दंड संहिता चाहिए। ये नहीं चलेगा भाई, दोहरा व्यवहार नहीं चलेगा। एक पर पे आइए, आपको शरिया चाहिए तो पूरे शरिया की मुखालफत करिए। आप पक्ष में ये राकेश त्रिपाठी उस हवाले से कह रहे हैं जहां आप ये कहते हैं शोएब जमई कि ये तो हमको मंजूर है और ये मुझको मंजूर नहीं है, मैं यहां तो खिलाफत में खड़ा हूं, ये ठीक है। देखिए, 3 पॉइंट में अपनी बात कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे गए तो जवाब देने का नहीं, लेकिन जल्दी कीजिएगा, बहुत वक्त नहीं है जी। जी, पॉइंट नंबर 1 ये है कि चूंकि हम लोग इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस और जो मुसलमानों की स्थिति है उसके आंकड़े आपने दिखाए, उस पर चर्चा, तो कायदे से ये चाहिए था कि कुछ और मुस्लिम स्कॉलर्स और जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स है उसको शामिल करना चाहिए था। इसमें विनोद बंसल जी या फिर दूसरे लोग इसमें क्या कर पाएंगे? क्योंकि आप अपने आप को काफी नहीं मानते? नहीं हो रही है, उनकी समाज की बात नहीं हो रही है। और चूंकि हमारे समाज के अगर लोगों ने सूरज ऐसा पूरब से फतवा उगता दिया है शोएब जमई, तो इसको कहने के लिए 100 लोग नहीं चाहिए। पहले तो पैनल जो है बहुत डिसबैलेंस है, मैं इस पे एतराज जताता हूं। लेकिन पॉइंट नंबर 2 अपनी बात कहता हूं। इन्होंने कहा कि शरीयत और कानून, देखिए इसी संविधान ने मुसलमानों को यह इजाजत दी कि आप अपने रिलीजियस को प्रोफेस कर सकते हैं। सर सुन लीजिए ना सर, रिलीजियस को प्रोफेस कर सकते हैं और उस रिलीजियन के प्रैक्टिस को और प्रोफेस करने के लिए जो चीजें आती है उसको भारत के संविधान ने भी नहीं रुका है। और इसी के तहत जो हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है 1927 के जो यहाँ से जो उसमें जो हमने संविधान के अंदर लिया है 1927 का जो कानून, उसी के तहत ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। ये गैर संवैधानिक नहीं है। तीसरी बात ये है कि सुन लीजिए, तीसरी बात ये है कि आप खाप पंचायत देखते हैं, चाहे राजस्थान हो या हरियाणा में, वो महिलाओं, अभी आपकी आवाज नहीं ले रहा हूं मैं, केवल शोएब जमई बोल रहे हैं, आपके पास कोई इसको मानता नहीं है, कोई इसको मानता नहीं है। उसी तरह मुस्लिम समाज में अगर कोई ऐसा फतवा जारी करता है कि मुस्लिम बच्चों को पढ़ाओ नहीं, उसकी जल्दी शादी कर दो, तो कोई नहीं मानता। हमारे यहाँ, मैं खुद फाउंडेशन चलाता हूँ मुस्लिम बच्चियों के पढ़ाने का। मेरे जामिया मिलिया इस्लामिया में 50% से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां पढ़ती हैं, इंजीनियर बन रही है, डेंटिस्ट। सवाल यही है शोएब जमई कि आपकी हर चीज सब्जेक्ट टू कंडीशन के हिसाब से आप कहते हैं। और दूसरे, मेरे को ये पहली बार दिखाई दे रहा है शोएब जमई कि हकीकत पर बात करने के लिए अगर आप आए हैं और आपको पैनल डिसबैलेंस लग रहा है, तो कहीं आंगन टेढ़ा तो नहीं है आज? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।